हर इंसान अपने आज में सारे दुख दर्द भुलाकर जी तोड़ मेहनत करता है इस उम्मीद में कि उसका आने वाला कल बेहतर हो सके। किसी का सपना बड़ी गाड़ी खरीदने का रहता है तो किसी का 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेकर एक आलीशान घर बनाने का। वैसे और भी ढेरों सारी वजह है जिसके लिए इंसान अपने आज की बलि चढ़ा देता है अपने आने वाले भविष्य के लिए। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है और वो ये कि जैसा कि मैंने कहा, ये सारी मेहनत मजदूरी सपने हमारे कल यानी हमारे भविष्य के लिए होते हैं। तो इसका मतलब इन सभी चीजों के मायने तभी है जब हमारी जिंदगी में कल होगा, यानी हमारा कोई भविष्य होगा। पर क्या हो अगर कोई आपसे आपका भविष्य ही छीन ले। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द टुमारो वॉर। साल 2022। एक एक्स आर्मी ऑफिसर डैन फॉरेस्टर अपने परिवार के साथ एक आम जिंदगी बिताने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा होता है जिससे वो खुद को एक अच्छा पति और एक जिम्मेदार पिता साबित कर सके। क्योंकि जब वो एक बच्चा था तब उसके पिता ने अपने काम के लिए उसे और उसकी माँ को मरता हुआ छोड़ गए थे, तो वो नहीं चाहता था कि एक दिन वो भी अपने पिता की ही तरह बन जाए। खैर, फिलहाल इस वक्त डैन अपनी बीवी एमी और अपनी बेटी मूरी के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे रहता है और उसने उससे वादा किया होता है कि आज के दिन वो अपनी सारी परेशानियों को भूलकर वही करेगा जो वो उससे करने को कहेगी। तो यहाँ डैन मूरी के कहने पर उसके साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहा होता है और उसके साथ पार्टी में आए बाकी लोग भी उस मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर इसी बीच वो होता है जिसके बारे में इन लोगों ने तो क्या पूरी दुनिया ने कभी नहीं सोचा होता। जब मैच पूरी दुनिया के बीच लाइव चल रहा होता है तभी ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ सैनिक बाहर आते हैं और उनकी लिटिल लेफ्टिनेंट हार्ट पूरी दुनिया को बताती है कि वो लोग भविष्य से आए हैं अपने बाप दादाओं से मदद मांगने, क्योंकि साल 2051 में पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ 5% लोग ही जिंदा बचे हुए हैं और वो भी कब तक बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक एलियन प्रजाति जिन्हें वो व्हाइट स्पाइक्स के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने 2048 में पृथ्वी पर हमला किया और देखते ही देखते 3 सालों में ही उन एलियंस ने पूरी पृथ्वी के लोगों को अपना शिकार बना लिया, यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। तो इस नामुमकिन जंग को जीतने के लिए उन्हें अपने पूर्वजों की मदद चाहिए। लेफ्टिनेंट हार्ट के ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, लड़के हो या लड़कियां, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य और अपने भविष्य के लिए सभी मिलकर एक साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए आगे आते हैं और लड़ाई की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती हैं। पर ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक साल होते होते आधे से ज्यादा लोगों की उम्मीद टूट जाती है और प्रेजेंट में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें एक तरफ वो लोग रहते हैं जो भविष्य में जाकर अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जंग लड़ने के हक में रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा लोग इस जंग के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना रहता है कि जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसके लिए वो अपनी जान क्यों दे, भले ही भविष्य में वो मर जाए पर फिलहाल प्रेजेंट में वो अपनी आराम की जिंदगी तो जी ही सकते हैं। और इसके पीछे की जो वजह रहती है, कहीं ना कहीं वो वजह इनके अंदर एक डर पैदा किए हुए रहती है, जिस वजह से ये लोग ऐसा सोचने पर मजबूर रहते हैं। क्योंकि वो वजह ये रहती है कि प्रेजेंट से जितने भी सैनिक या लोग जंग लड़ने भविष्य में जाते थे उनमें से बस 20% लोग ही वापस आ रहे थे, और उन 20% में से भी ज्यादातर वैसी हालत में वापस आते थे जिनके जिंदा रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो अब पूरी दुनिया की हाल ऐसी हो गई रहती है कि उनके बस में भविष्य बचाना तो दूर की बात हो गई थी, फिलहाल उनका प्रेजेंट भी बर्बाद होने के कगार पर आ गया रहता है। इसी बीच डैन को एक दिन मैसेज आता है कि भविष्य के जंग के लिए इस बार उसे भी चुना गया है, तो वो जल्द ही पास के मिलिट्री फैसिलिटी में पहुंचे। मैसेज देखकर डैन को मजबूरन वहां जाना पड़ता है, और जब वहां साइंटिस्ट उसके प्रेजेंट और फ्यूचर के बायोडाटा को चेक कर रहे होते हैं तब डैन को पता चलता है कि अगर वो जंग से बच भी गया तो भी साल 2030 में उसका मरना तय है। अपने बारे में जानकर डैन शॉक हो जाता है और वो 2030 में कैसे मरेगा ये पूछता है। तब वहां की इंचार्ज उसे ये बताने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसे फ्यूचर के बारे में किसी को भी डिटेल में बताने की इजाजत नहीं है, और फिर उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर दिया जाता है और इसके साथ एक वार्निंग भी दी जाती है कि अगर वो उस डिवाइस को जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा या अपने मिशन से भागने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़कर जेल में जिंदगी भर के लिए बंद कर दिया जाएगा और उसके बदले में उसके किसी करीबी को उसके मिशन के लिए भेज दिया जाएगा। सारे रूल्स समझाकर डैन को 24 घंटों का वक्त दिया जाता है अपने परिवार से मिलने और अपने सारे पर्सनल काम निपटाने के लिए। जिसके बाद डैन जैसे ही घर आकर एमी को सब कुछ बताता है तो एमी रोने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। एमी के आंसुओं को देखकर डैन भी एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है और जाने से बचने के लिए उसे ना चाहते हुए भी अपने बाप से मदद मांगने जाना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में जब तक वो डिवाइस लगा हुआ था उस वजह से वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छिप सकता था और उसके पहचान में बस उसका बाप ही एक था जो उस डिवाइस को उसके हाथ से निकाल सकता था। पर जिस उम्मीद में डैन अपने बाप के पास गया था उसकी वो उम्मीद टूट जाती है। दरअसल जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जेम्स डैन से उन्हें माफ करके दूसरा मौका देने को कहते हैं, क्योंकि वो जब उसे और उसकी माँ को छोड़कर गए थे तो वो उनकी चाहत नहीं बल्कि मजबूरी थी, और इस बात का अफसोस उन्हें आज भी है। पर यहाँ क्योंकि डैन उनसे कई सालों से नफरत करता आ रहा होता है तो वो जेम्स को उनकी गलतियों के लिए माफ करने से मना कर देता है, जिस वजह से जेम्स को लगता है कि डैन उनसे सच में मदद मांगने नहीं आया है बल्कि आर्मी के कहने पर उनकी जासूसी करने आया है, और इस बात से दोनों में बहस हो जाती है और फिर गुस्से में डैन वापस लौट आता है और अब उसके पास जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तो वो एमी और मूरी को बाय कहकर मिशन के लिए निकल जाता है। आर्मी फैसिलिटी में डैन और उसके ग्रुप को फ्यूचर में भेजने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उन सभी को उनके मिशन के बारे में डिटेल में बताया जाता है, जिससे इन सभी को पता चलता है कि उनके हाथ में जो डिवाइस लगी हुई है उसी से वो फ्यूचर में वॉर होल के जरिए भेजे जाएंगे, और जैसे ही उनका 7 दिन का वक्त पूरा होगा वही डिवाइस उन्हें वापस ही प्रेजेंट में ले आएगी। इसके बाद इन सभी को इनके मिशन के बारे में और भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाती है, पर इन्हें सामना किसका
करना है, मतलब इनका दुश्मन कौन है, कैसा दिखता है, कैसे हमला करता है, ये किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि उनका ऐसा मानना रहता है कि अगर लोगों को ये दिखा दिया जाएगा कि उन्हें लड़ना किससे है तो वो मिशन में जाने से पहले डर के मारे घबरा कर भाग जाएंगे। इसी बीच अपनी ट्रेनिंग के दौरान डैन अपने ग्रुप के एक मेंबर चार्ली से मिलता है, जो कि रहता तो एक पीएचडी साइंस रिसर्चर है, पर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो भी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता है। वैसे चार्ली बहुत बड़बोला भी रहता है, जिससे वो कुछ ही वक्त में डैन के साथ घुल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा रहता है जिसका नाम डोरियन रहता है, और वो तीसरी बार इस मिशन में जाने के लिए आया हुआ रहता है। पर डैन और डोरियन एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, क्योंकि डोरियन को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं रहता। पर फिलहाल जब सभी अपने दिन भर की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आराम करने आते हैं, तभी वक्त से पहले ही वॉर्म होल अचानक खुल जाता है और सभी को हड़बड़ी में मिशन पर निकलने के लिए तैयार कर दिया जाता है। और जाने से पहले लेफ्टिनेंट हार्ट सभी को आखिरी जानकारी देती है कि जैसे ही वो फ्यूचर में पहुंचेंगे, प्रेजेंट से उनका कनेक्शन कट जाएगा और वहां से उन्हें रेडियो से गाइड करेंगे उनकी कर्नल फॉरेस्टर, जो फ्यूचर में उनके आने का वेट कर रही है। इसके बाद ये सारी बातें बताकर सभी को वॉर्म होल के जरिए फ्यूचर में भेज दिया जाता है, पर इस बार हालात बाकी बार से अलग रहते हैं। इस बार वॉर्म होल को कंट्रोल करने वाली मेन मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से वॉर्म होल की लैंडिंग लोकेशन चेंज हो जाती है और सभी बीच आसमान से किसी पंख कटे कबूतर की तरह गिरने लगते हैं, जिससे आधे से ज्यादा लोग तो इधर उधर बिल्डिंग में टकरा कर मारे जाते हैं और बचे हुए में से भी कुछ लोगों की हालत चोट की वजह से मरने जैसी ही हो जाती है। और जो पूरी तरह से सही सलामत बचते हैं वो कर्नल फॉरेस्टर के कहे मुताबिक किसी तरह आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वहाँ बॉम्ब गिराया जाने वाला होता है, तो कर्नल फॉरेस्टर डैन को बचे हुए ग्रुप के साथ उस जगह के रिसर्च लैब में जाकर एक केमिकल को लाने को कहती है, जो कि उनके लिए उन एलियन से लड़ने की आखिरी उम्मीद रहती है। जिसके बाद डैन सभी को लेकर जल्दी से उस रिसर्च लैब में जाता है और उस केमिकल को लेकर कर्नल फॉरेस्टर को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने उस केमिकल को ले लिया है, तो अब जल्दी से किसी को उनकी मदद के लिए भेज दिया जाए। डैन की बात सुनकर कर्नल फॉरेस्टर पूरे ग्रुप को रोड के एक पॉइंट तक पहुंचने को कहती है, क्योंकि उनकी टीम उन एलियंस व्हाइट स्पाइक्स की वजह से शहर के अंदर नहीं पहुंच सकते थे। तो कर्नल फॉरेस्टर की बात सुनकर डैन और बाकी सभी प्लानिंग करके उस रोड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर जहां उन एलियंस ने पूरी दुनिया को लगभग खत्म करके रख दिया होता है, वहां ये काम इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता था। तो यहाँ जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनका सामना कुछ व्हाइट स्पाइक्स से होता है और वही कुछ काफी होते हैं इन्हें भी तबाह करने के लिए। पहले तो उन व्हाइट स्पाइक्स को देखते हैं, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका हमला करने का जो तरीका रहता है उससे बचना कैसे है इन्हें समझ ही नहीं आता। और जब तक ये सिचुएशन समझते तब तक इनकी बची हुई टीम के और लोग भी उन व्हाइट स्पाइक्स के हमले में बलि चढ़ जाते हैं। पर इससे पहले डैन, चार्ली और डोरियन भी उनका शिकार होते हैं, तब तक प्लेन के बॉम्ब गिराने का टाइम हो जाता है। तो बॉम्ब गिराते ही वो पूरा इलाका एक पल में तबाह हो जाता है। पर यहाँ भी ये लोग बचते हैं तो किस्मत से ही, वरना वो धमाका जितना खतरनाक रहता है उसमें ये लोग भी खत्म होने ही वाले थे। तो इसके बाद धमाके के बाद जब डैन और चार्ली की आंख खुलती है तो ये लोग खुद को एक कैंप में पाते हैं, जिसके बाद ये अपनी टीम के बाकी लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं कि शायद कोई और भी बचा हो। पर जल्द ही दोनों को भी पता चल जाता है कि उनके अलावा डोरियन को छोड़कर बाकी सभी मारे गए हैं। तो अपने ग्रुप का आखिरी बंदा होने की वजह से डैन आखिरकार डोरियन से बात करने जाता है, और इसकी वजह यह भी रहती है कि डोरियन अपने जितने दोस्तों के साथ आया था वो सभी कुछ देर पहले लड़ाई में मारे गए थे, तो डोरियन अकेला हो गया था। तो यहाँ डैन जब डोरियन से बात करता है तो उसे डोरियन के बारे में एक और बात पता चलती है, और वो ये कि डोरियन को कैंसर है और वो इसीलिए इस लड़ाई में 3 बार आ चुका है, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में अपने बिस्तर पर तड़प कर नहीं मरना चाहता था। फिलहाल इसी बीच जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी डैन की नजर वहाँ एक ऑफिसर पर पड़ती है, तो वो तुरंत उससे बात करने जाता है ताकि वो जान सके कि अब उसे आगे क्या करना है। पर वो उससे जब बात करता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की का पूरा नाम कर्नल मूरी फॉरेस्टर रहता है, यानी वो डैन की ही बेटी रहती है और उसी ने ये पूरा मिशन बनाया होता है। पर मूरी ये जानते हुए भी कि डैन उसका पिता है, वो उससे मिलने की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाती और उसे एक सिपाही की तरह ही ट्रीट करती है। और यहाँ ये बात डैन को बहुत अजीब लगती है कि जो बेटी उससे बचपन में या कह लो फिलहाल उसके प्रेजेंट में उससे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है, वो अचानक बड़ी होते ही उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। पर इससे पहले डैन उससे इन सब की वजह पूछता, मूरी उसे अपने साथ जल्दी एक मिशन पर चलने को कहती है, जिसमें उन लोगों ने एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाया होता है, क्योंकि एक फीमेल व्हाइट स्पाइक एक मेल व्हाइट स्पाइक से ज्यादा ताकतवर रहती है और इनका मकसद फीमेल व्हाइट स्पाइक की कमजोरी ढूंढने का रहता है, ताकि उनके खिलाफ एक ऐसा हथियार बना सके जिससे उनकी पूरी प्रजाति को आसानी से खत्म किया जा सके। तो प्लान के मुताबिक ये लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक के अड्डे पर जाकर उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं, पर उसे ले जाने में इन्हें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उस फीमेल को पकड़ते ही बाकी मेल स्पाइक तुरंत इन सभी पर हमला कर देते हैं, जिससे उस फीमेल को बचाकर इन्हें ले जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से अलग होना पड़ता है। पर जब तक हेलीकॉप्टर इन्हें वापस लेने आता है, इसी बीच डैन को मूरी से बात करने का थोड़ा वक्त मिल जाता है, जिसमें जब वो मूरी से उसके खिलाफ उस बर्ताव का कारण पूछता है तो मूरी उसे बताती है कि जब वो बच्ची थी तब एक टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, पर एक टाइम के बाद वो खुद से ही इतना परेशान हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया और फिर उसने सभी को अकेला छोड़ दिया और सालों तक उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर सीधे एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। मूरी की बात सुनकर डैन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने फ्यूचर में उसने भी अपने परिवार के साथ वही कर दिया होता है जो उसके बाप ने किया था, और वो अपने बाप की तरह कभी नहीं बनना चाहता था। पर फिलहाल डैन मूरी को समझाता है कि उसका उससे नाराज होना जायज है, पर वो उसे इस बात की सजा अभी नहीं दे सकती जो उसने किया ही नहीं है और ना कभी जानकर करना चाहेगा। मूरी को समझाकर डैन उससे कहता है कि वो बस उसे एक मौका दे दे, वो बस उसकी मदद करके अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। और फिर इसके बाद दोनों मिलकर मेन बेस में जाते हैं जो समंदर के बीचों बीच रहता है, और फिर वहाँ उस फीमेल पर टेस्ट करना शुरू करते हैं। दरअसल मूरी हथियार के तौर पर एक ऐसा जहर बना रही होती है जो फीमेल्स को भी मार सके, और डैन ने जिस केमिकल को बचा कर लाया होता है वो उसी जहर का एक डेमो
डेमो रहता है। तो अब उस जहर के डेमो को मिलते ही मूरी अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उस पकड़ कर लाई गई फीमेल पर टेस्ट करना शुरू कर देती है। पर जैसे ही वो उस जहर को बनाने में कामयाब होती है तो खुशी के मारे वो उस फीमेल को बेहोश करना भूल जाती है और उसकी इस गलती की वजह से उस फीमेल को मौका मिल जाता है अपने पूरे झुंड को सिग्नल देने का। और जब तक ये बात मूरी को पता चलती है तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तो मूरी डैन को वो जहर देती है और उसे तब तक किसी तरह जिंदा रहने को कहती है जब तक उसका टाइमर पूरा ना हो जाए और वो वापस अपने प्रेजेंट में ना पहुंच जाए। पर यहाँ डैन मूरी की इस एक तरफा डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है और उससे जिद करने लगता है कि वो इस बार उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तो मूरी उसे समझाती है कि वो जिद ना करे क्योंकि इस पूरे मिशन का मकसद यही था, क्योंकि फ्यूचर में बचाने लायक कुछ बचा ही नहीं है और वो चाहे तो भी कुछ नहीं बचा सकता, क्योंकि जो जहर उसने बनाया है उसे उन व्हाइट स्पाइक्स से लड़ने जितनी तादाद में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसके लिए उसके पास लोग हैं और ना कोई साधन। वो तो बस पास्ट को एक ऐसा हथियार देना चाहती थी जिससे जब भविष्य में उन पर हमला हो तो उनके पास लड़ने के लिए पहले से हथियार रहे और उनके भविष्य का हाल इस भविष्य जैसा ना हो। और इस काम के लिए उसे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था और यही वो वजह थी कि उसने प्लानिंग करके उसे यहाँ भविष्य में बुलाया। मूरी की बात सुनकर डैन इमोशनल हो जाता है। तो मूरी उसके साथ तब तक रहती है जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता और टाइम के पूरा होने से ठीक पहले जब व्हाइट स्पाइक्स डैन पर हमला करते हैं तो मूरी उसे बचाते हुए अपनी जान दे देती है और इससे पहले डैन उसके लिए कुछ कर पाता है उसका टाइम पूरा हो जाता है और वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। और उसके वापस आते के साथ प्रेजेंट से भविष्य का सभी कनेक्शन भी कट जाता है क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स ने भविष्य की पूरी फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया होता है। इधर प्रेजेंट में आने के बाद डैन पूरी तरह से टूट जाता है और घर आकर बस हर वक्त मूरी के पास बैठा उसे देखता रहता है। डैन की ऐसी हालत देखकर एमी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसे खुद को संभालना होगा। तो डैन एमी को भविष्य की सारी बातें बताता है कि किस तरह मूरी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। जो काम एक बाप को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए था वो एक बेटी ने अपने बाप के लिए किया और ये बात उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर रही है। डैन की बात सुनकर एमी उसे हौसला देती है कि जैसा वो मूरी के बारे में बता रहा है इसका मतलब तो यही है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे मूरी के लिए उन व्हाइट स्पाइक्स को आने वाले टाइम में खत्म करने की तैयारी अभी से करनी होगी। एमी के समझाने पर डैन उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है पर यह बात किसी को नहीं पता है कि उन एलियंस ने कब हमला किया था, क्योंकि किसी को उनकी स्पेसशिप नहीं मिली थी जिससे वो आए थे। बस सभी को यही पता है कि वो रशिया के किसी बर्फीले इलाके से अचानक आ गए थे। डैन की बात सुनकर एमी को थोड़ा अजीब लगता है कि वो एलियंस बिना स्पेसशिप के कैसे आ सकते हैं और इस बात से उसे शक होता है कि जरूर वो एलियंस बहुत पहले से वहां छिपकर बैठे होंगे और इसीलिए फ्यूचर में किसी को उनकी स्पेसशिप नहीं मिली क्योंकि वो फ्यूचर में वहां आए ही नहीं थे। एमी की बात में डैन को भी थोड़ा लॉजिक लगता है तो वो मदद के लिए डोरियन और चार्ली के पास जाता है और फाइनली सभी मिलकर ये पता लगा ही लेते हैं कि वो एलियंस सच में फ्यूचर में नहीं आए थे, बल्कि वो तो प्रेजेंट से भी लगभग 1000 साल पहले आ चुके हैं और अभी तक उन्होंने इसी वजह से हमला नहीं किया है क्योंकि वो सभी रशिया की बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। और फ्यूचर में उन्होंने इसलिए हमला किया था क्योंकि उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल गई थी और वो लोग ऑटोमेटिक बाहर आ गए थे। सच्चाई जानकर डैन, डोरियन और चार्ली एक साथ गवर्नमेंट से मदद मांगने जाते हैं पर यहाँ गवर्नमेंट किसी शक के बुनियाद पर इतना बड़ा कदम लेने से मना कर देती है क्योंकि एक तो वो जगह रशिया में थी और फ्यूचर से सारे कॉन्टेक्ट खत्म होने के बाद से गवर्नमेंट पहले से ही आम पब्लिक को संभालने में परेशान थी। गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी डैन हार नहीं मानता, वही बात एक्सेप्ट कर लेता है कि इंसान को सुधरने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद वो डोरियन, चार्ली और लेफ्टिनेंट हार्ट के साथ उनके लोगों को लेकर अपने बाप के पास जाता है उनसे मदद मांगने एक बेटे के तौर पर। तो जेम्स भी डैन की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और फिर सभी रशिया जाकर उन व्हाइट स्पाइक्स की स्पेसशिप को ढूंढ ही लेते हैं। पर उन्हें मारने में डोरियन और लेफ्टिनेंट हार्ट खुद को कुर्बान कर देते हैं क्योंकि एक को मारते ही बाकी सारे स्पाइक्स होश में आ जाते हैं, जिस वजह से सभी को भागने से रोकने के लिए डोरियन और लेफ्टिनेंट हार्ट के साथ उनकी पूरी टीम पूरी शिप को उसी वक्त उड़ा देते हैं। और इधर बाहर जब एक फीमेल व्हाइट स्पाइक किसी तरह बचकर भाग जाती है तो उसे मारने के दौरान डैन और जेम्स की बॉन्डिंग वापस से अच्छी हो जाती है। जिसके बाद जब ये लोग उस आखिरी फीमेल को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं तब डैन जेम्स को अपने घर ले आता है और उन्हें भी वापस फैमिली का हिस्सा बना लेता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।